जिन्होंने कुकिंग में पीएचडी कर रखी है, तो उनको देखकर थोड़ा डर लगा कि यार यहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम तो डायरेक्ट सीख के आए हैं। हम डायरेक्ट जो, और वो सीखना भी मेरा रीजनल जो कुकिंग है, 5 साल की बच्ची को देखकर इंस्पायर्ड हुई कि ये बच्ची अगर 5 साल की है, इसको कुछ पता नहीं है। उनके मम्मी पापा क्या करते थे, उसका व्लॉग बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करते थे, तो उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई। वो और महीने के 8 से 10 लाख रुपए कमा रही है और कहीं जाना भी नहीं होता है। लेकिन आप ही अब वर्तमान दौर में ऐसा मानते हैं कि हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान है, या उसमें महिला की कोई भागीदारी नहीं है, या महिलाएं आज कुछ कर नहीं सकती हैं? मेरा चैनल एकदम से ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो डालने शुरू किए ग्रो कर गया, ऐसा भी नहीं था। मेरे 6 महीने में 100 सब्सक्राइबर हुए थे। जो परिवार की इज्जत है वो एक महिला पे टिकी हुई होती है। अगर लड़का कुछ गलत करके आ जाए तो उनको ज़्यादा इतना नहीं बोलते घर वाले, आज भी है ऐसा, कहीं न कहीं है। मैंने किसी को काम दिया तो उस वक़्त एक ऐसा बंदा मिला जो टाइम भी खा गया और पैसे भी खा गया। अच्छा, दोनों चीजें। हाँ। आपका नाम हम उसमें शामिल करते हैं, रूमा देवी जी का नाम भी हम शामिल करते हैं कि उन्होंने भी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर रहे हैं लक्ष्मी चौधरी जी और निम्बाराम जी के, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बेटे के लिए हम मानते हैं कि इतना दहेज मिलेगा, इतना दहेज मिलेगा, इतना हम लेंगे, डिमांड रखते हैं। और बेटी के लिए हम चाहते हैं कि हमारे से कुछ ना मांगा जाए। अभी तो ज़्यादा नहीं है, हम 15-20 लोग ही हैं जो गांव में महिलाएं हैं, और यहाँ पे हमारे ऑफिस में महिलाएं काम करती हैं। पता नहीं, अब मैं भी सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसी महिलाओं को देखती है कि सच में ये यही धरती पे है या फिर कहीं दूसरी जगह से है। बहू क्या कर रही है, क्या वीडियो डाल रही है, ये तो गलत काम है वीडियो बनाना, अपना क्यों फोटो डाल रही है। और उसमें टॉप 12 लोगों को लिया जाता है जो मास्टर शेफ के होम कुक होते हैं, तो उसमें मेरा सिलेक्शन फाइनली हो जाता है और मुझे इतनी खुशी होती है कि एक गांव से निकल कर यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। नमस्कार, मैं हरिराम और आप जुड़े हैं द सरफेस न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने आपको पहले अवगत करवाया था कि हमारा एक शो चल रहा है शख्सियत के नाम से, और उसमें हम अनेक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हो, चाहे राजनीति से जुड़े हो, या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या जिनकी एक सफल कहानी है, उनके साथ में हम लगातार चर्चा करते हुए आ रहे हैं। आज इसी एवज में हमारे साथ में एक ऐसे मेहमान है जिन्होंने गांव से निकल करके एक अपना लंबा सफर तय किया। सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से इनकी जर्नी शुरू होती है, फिर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके आ चुके हैं और अपना खुद का व्यवसाय इन्होंने शुरू कर लिया है। ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ में है जिनका नाम है श्रीमती कौशल्या चौधरी, जो यूट्यूब से जिन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। आज हम इनके साथ में बैठे हैं, इनसे चर्चा करने वाले हैं इनके खुद के जीवन के बारे में, सामाजिक परिवेश के बारे में, और इनकी सफल कहानी को लेकर के आज हम इनके साथ में हैं। आप सबके जितने भी क्वेश्चन हमें मिले थे उन पर हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में, और दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को मेरा राम राम। जैसा हमने देखा है, काफी दिनों पहले भी देखा था आपका जो मास्टर शेफ का जो सफर था, हम सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि आपका जो मास्टर शेफ का सफर था कितना आनंददायक रहा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और एक अलग प्लेटफ़ॉर्म मिला, और जैसे घर की किचन में जो मेरा कंफर्ट ज़ोन है, उनसे निकल कर इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म और इतने बड़े शेफ़ के सामने खाना पकाना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मेरे लिए ये सफ़र बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। अपने खान-पान को एक बड़े मंच तक प्रेज़ेंट करने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मैं गाँव से निकल कर, अपने छोटी-सी रसोई से निकल कर मास्टर शेफ़ की, जो इंडिया की सबसे बड़ी रसोई में काम करने का और वहाँ तक पहुँचने का मुझे एक मौका जो मिला, और उसको जैसे कुकिंग में जो भी लोग हैं, या चाहे वो यूट्यूब पे हो या फिर रेस्टोरेंट के लाइन में हो, या फिर जिन्होंने कुछ कोर्स किया हो या इस फील्ड में जाने का जो सोच रहा है, वो सबका एक सपना रहता है कि मैं मास्टर शेफ़ किचन तक जाऊँ, और वही सपना मेरा भी था, और वो मैं टॉप 12 तक पहुँची हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और कहीं न कहीं ये सपना मेरा पूरा हुआ, और इतने बड़े शेफ़ के सामने मैंने कुकिंग की, बहुत अच्छा लगा। आपको जैसे लोगों ने देखा, आपका जो वीडियो बाहर आ रहा था, आप अंदर जा रहे थे वहां पे, तो लोगों के चेहरों पे एक मुस्कान तो उस समय थी, लेकिन अंदर वहां पे क्या होता है?
मास्टर शेफ तक पहुंचने का एक प्रोसेस होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। इसमें क्या होता है कि पहले हमारे ऑफ कैमरा ऑडिशन होते हैं जो 4 राउंड होते हैं। उसको 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद हम मास्टर शेफ के किचन तक पहुंचते हैं। इसके पहले हमारी जो हमें मतलब टेस्ट किया जाता है, अलग अलग टेस्ट के माध्यम से गुजरना होता है कि हम टीवी पर दिखाने के लायक है या नहीं है। मतलब वहां तक पहुंचने के लिए ऐसे नहीं हर किसी को उठा के टीवी के सामने वो लोगों पेश को कर दिया। हाँ पेश कर दिया। तो उनको मतलब वो परफेक्ट बंदा भी होना चाहिए। तो वो अलग अलग ऑडिशन होते हैं। जो जोधपुर में 2 राउंड हुए थे यहाँ पर। आपका शुरुआती ऑडिशन उसमें कहाँ हुआ था? हाँ, यहाँ जोधपुर हुआ था एक होटल में। तो यहाँ पर 60-70 के करीब ऑडिशन लोगों ने दिया था। वहाँ से मैं एकमात्र वहाँ सेलेक्ट हुई थी। वहाँ जब मैं ऑडिशन देने के लिए पहुँची, बहुत महिलाएं भी आई हुई थी जो कुकिंग में है, और बहुत जेंट्स भी थे जो मतलब रेस्टोरेंट लाइन में है, वो 10-10 साल से काम कर रहे हैं। लंबा एक्सपीरियंस उनके पास में भी। उनके पास लंबा एक्सपीरियंस था, और ऐसे भी थे जिन्होंने कुकिंग में पीएचडी कर रखी है। तो उनको देखकर थोड़ा डर लगा कि यार यहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम तो डायरेक्ट सीख के आए हैं हम सीधे। डायरेक्ट जो, और वो सीखना भी मेरा रीजनल जो कुकिंग है, हमारी जो पारंपरिक खान पान है, उसी को मैं बढ़ावा देती हूँ, और उसी को मैंने देखा है। मैंने बाहर की कुकिंग को या इंटरनेशनल कुकिंग के बारे में मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो वहां से थोड़ा डर लगा कि इन लोगों को हम क्या फाइट कैसे कर इनको पाएंगे, फेस कर पाएंगे हाँ, सबको? और इनको कैसे हरा कर हम आगे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी अपने आप पर और अपनी कुकिंग पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंट था कि अगर इनके रिगार्डिंग अगर कुछ भी मेरे सामने टास्क आया तो उसको मैं ज़रूर कंप्लीट कर लूँगी। तो विश्वास, एक ऐसा हाँ, वो आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास मुझ में था। तो जोधपुर राउंड क्लियर होने के बाद हमारे पास 5 दिन के बाद हमारे पास कॉल आता कि आपका जोधपुर जो ऑडिशन हुआ उसमें आप सेलेक्ट हो गए, और अगला ऑडिशन देने के लिए आपको दिल्ली आना है। तो दिल्ली मैं वहाँ गई और 2 दिन का ऑडिशन वहाँ था। तो वो उसके 10 दिन बाद हमारे पास कॉल आता है कि आप मास्टर शेफ किचन में सेलेक्ट हो गए हैं टॉप 40 के अंदर। तो मुझे बहुत खुशी हुई। वहाँ टॉप 40 की हमारी फिर से फाइट हुई। वापिस उसमें? वापस उसी में कुकिंग हुई, और उसमें से टॉप 40 में से टॉप चॉइस चॉइस को उसमें लिया गया हाँ, वापिस? उसमें टॉप 40 में से टॉप चॉइस को लिया गया, और टॉप चॉइस की वापस हमारी कुकिंग होती है, और उसमें टॉप 12 लोगों को लिया जाता है जो मास्टर शेफ के होम कुक होते हैं। तो उसमें मेरा सिलेक्शन फाइनली हो जाता है, और मुझे इतनी खुशी होती है कि एक गाँव से निकल कर यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, और अपनी अपनी रीजनल खान-पान को लेकर मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। मतलब हम अगर हमारी छोटी-छोटी चीज़ों को और हमारे कल्चर को, हमारे खान-पान को अगर पकड़ के चले ना, हम कहीं पर भी पहुँच सकते हैं। इन तो चीज़ों आप जैसे टॉप 12 के अंदर आप शामिल हुए, तो इसमें मास्टर शेफ में विनर भी होता है लास्ट, या टॉप 12 की टीम होती है हाँ, इसमें? उनको फाइनल टॉप 12 लोग चाहिए थे, मतलब इस मास्टर शेफ सीज़न 8 में, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर टॉप 12 की हमारे और कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, उसमें फिर वो एलिमिनेट होते अभी जाते हैं। ये पूर्ण हो गया कि अभी हाँ, वो चल रहा ये है? कंप्लीट हो गया। इसमें जो इस सीज़न का मास्टर शेफ जो बना था वो था मोहम्मद आसिक, जो बहुत ही अच्छा बेंगलोर का था, कुक है और बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। ये जर्नी आपकी बहुत ही अच्छी बिल्कुल, बहुत आरामदायक भी रही और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। आरामदायक तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ हर दिन हमें नया टास्क दिया जाता है। हुँ। तो मतलब बहुत पहले टेंशन हो जाता कि आज जैसे कि किचन में जाएँगे तो हमारे सामने पता नहीं क्या हमें पकाना पड़ेगा, या हमारे पास कैसे टास्क मिलेंगे। तो ये चीज़ें पहले पता नहीं होती है। जैसे ही हम वहाँ एंटर करते हैं तो हमें बताया जाता है कि आज का आपका ये टास्क है। उसमें अलग-अलग जैसे टास्क दिए जाते हैं। एक 5 मिनट में कुछ सामान वगैरह उठाना होता है, या फिर हमें 1 दिन का अलग-अलग टास्क मिला, कम पानी में हमें कुकिंग करनी है, या 1 डेढ़ घंटे का हमें टाइम दिया गया है, तो उसमें से कुछ मिनटें दी जाती है कि इसमें आप लाइट यूज़ करोगे, इसमें आप गैस यूज़ करोगे, और इसमें आप बिना गैस और लाइट के कुक करोगे। तो ये सारी चीज़ें हमें एडजस्ट करके चलनी पड़ती है कि हम ऐसी कौन-सी रेसिपी चूज़ करें, हुँ। जो मतलब इस जो समय में हाँ, नियत इस समय समय में नियत समय में हम उसको पका सकें, और एज़ ए प्लेट पर हम कुछ सर्व कर सकें एंड टाइम शेफ़ शेफ़ के सामने। तो ये बहुत मुश्किल टास्क रहता है, और इसमें हमें बहुत सोच समझ कर और बहुत दिमाग से खेलना होता है। आप यूट्यूब से आपने काम शुरू किया, शुरुआती दौर भी आपने देखा है और एक आपका वीडियो है जिसमें आपने इंस्टा पे डाला था कि मेरी जर्नी के नाम से। खेत से आपने काम शुरू किया, खेती के काम से कैसा लगा हमें?
बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे गाँव की जो हर महिलाएँ काम करती है, वो मैं भी करती थी। मेरी 12th करते ही शादी हो गई, शादी के बाद जैसे खेत में काम करना, बाड़े में पशुओं का काम करना और दूसरा घर का तो काम रहता ही रहता है, वो सारी सारी चीज़ें मैं करती थी। लेकिन उस टाइम भी मुझे लगता है कि मुझे इन चीज़ों को छोड़कर कुछ अलग करना है। ये नहीं था कि ये काम गलत है, लेकिन एक था कि कुछ हम ऐसा करें अगर हमसे कुछ हम किसी से इंस्पायर्ड होते तो हम हमारी भी एक स्टोरी ऐसी बने कि हमसे भी महिलाएँ हैं जो इंस्पायर्ड इंस्पिरेशन हो, मिले उनको इंस्पिरेशन भी। उनको मिले। तो कुछ न कुछ ऐसा करना है, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि गाँव में ऐसा क्या किया जाए क्योंकि गाँव में कोई रोज़गार होता नहीं है नहीं, और हम कहीं बाहर जाकर काम कर नहीं सकते क्योंकि मेरे घर वालों को ऐसा मतलब ससुराल वालों को ऐसा लगता है कि घर की एक ही बहू है, अगर ये बाहर चली गई तो फिर घर का काम कौन कौन देखेगा? करेगा? मेरी दादी सासू माँ को सबसे ज़्यादा यही टेंशन रहती कि ये 12th मैंने की थी साइंस से लेकिन आगे की मुझे कॉलेज जाना था रेगुलर तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भेजेंगे हमें नौकरी चाहिए ही नहीं। जो हमारे सबके बुजुर्ग जो होते हैं उनके सबके माइंड में रहता है कि क्या करेंगे बाहर जाकर बेटा कमा लेगा, बहू घर घर संभाल का लेगी, काम कौन बच्चों को देखेगा? संभाल लेगी। हाँ, तो मैंने भी उनका कहना माना कि छोड़ो ये मतलब कह रहे हैं बाहर नहीं जाना, काम नहीं करना तो ठीक है नहीं करेंगे। लेकिन उस टाइम मैं ऐसा कोई काम ढूँढ रही थी कि मैं घर पे बैठकर कुछ अपना कुछ काम करूँ। इसी बीच में एक दिन मैंने आर्टिकल पढ़ा था यूट्यूब के बारे में जो क्रिएटर होते हैं उनका आर्टिकल आया था हुँ, न्यूज़पेपर में तो वहाँ से एक मैं 5 साल की बच्ची को देखकर इंस्पायर्ड हुई कि ये बच्ची अगर 5 साल की है, इसको कुछ पता नहीं है। उनके मम्मी-पापा क्या करते थे उसका व्लॉग बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करते थे। हुँ। तो उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई वो और महीने के 8 से 10 लाख रुपए कमा रही है और कहीं जाना भी नहीं होता है। तो उस चीज़ को देखकर मुझे बहुत ऐसा लगा कि मैं भी इसमें कुछ कर सकती हूँ। तो कुकिंग का तो मुझे पहले से ही बहुत शौक था और मैं स्कूल टाइम भी जब घर आती थी, मेरे 4 भाई-बहन हैं, उसमें सबसे सबसे बड़ी मैं हूँ। तो जब घर में न्यूज़पेपर आता उसमें जो कुकिंग हर संडे को एक अलग से ही पेपर आता था। तो वो हर बार मैं अभी अभी भी मेरे पास बहुत साप्ताहिक कलेक्शन करते हाँ, थे आप। हाँ, वो कलेक्शन मेरे पास बहुत बड़ा अभी अभी तक पड़ा है 2000 7-8 से। तो मतलब वो एक शौक था। अब ये पता नहीं था कि यही मेरा मतलब आने वाला फ्यूचर भी इसी पे होगा और मेरा आने वाला यही लाइन मैं चूज़ करके अपना फ्यूचर भी इसी में बढ़ाऊँगी। लेकिन वो शौक था और वो शौक जब मैं यूट्यूब के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि मैं भी इसके अंदर कुछ कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरी एक स्किल है और मेरा इंटरेस्ट भी है। हुँ, क्योंकि हम अपनी स्किल पे और इंटरेस्ट पे जब काम करते हैं तो हम उस पे लंबे टाइम तक कर पाते हैं। एक ऐसा होता है कि हमारे ऊपर काम थोपा जाता है और हमें करना होता है, वो थोड़ा करना मुश्किल होता है। लेकिन जिस जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है तो उस चीज़ को हम लंबे टाइम तक कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं कुकिंग में बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो मैंने कुकिंग में अपना चैनल बनाया, धीरे-धीरे काम किया, उस वक़्त बहुत टफ़ था क्योंकि एक तो जियो नहीं था उस टाइम जियो वाले नेट का बहुत बड़ा नेट का बहुत बड़ा इश्यू था क्योंकि एक रेसिपी डालने के लिए मुझे हर दिन 300 का रिचार्ज, कभी 500 का रिचार्ज, तो ये डेली फिर अफ़ोर्ड इतनी करना स्पीड नहीं मिलती हाँ, है। स्पीड भी नहीं थी और डेली के इतने पैसे भी मतलब हर रोज़ उठते ही अब पापा से रुपए माँगो कि 300 रुपए दो रिचार्ज करवाने हैं, 500 रुपए दो रिचार्ज करवाने हैं, आज 1000 रुपए दो मार्केट से ये लेके आना है। कि जब हमारी इनकम होती है ना तो हमारे पेरेंट्स या हमारे घर वाले उनका वो सपोर्ट से ही उनका मिलता भी है। सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन जब एक इनकम नहीं हो पाती तब हम कुछ करना चाहते हैं और उनको हमारे काम के बारे में घरवालों को समझाना भी मुश्किल था, क्योंकि उस वक़्त भोपालगढ़ कस्बे में भी कोई ऐसा था ही नहीं जो यूट्यूब पे काम कर रहा है। तो एक ऐसा काम था कि उनको एक्सप्लेन मतलब किसी का उदाहरण भी दें तो किसका दें कि भई ये कर रहा है तो मैं कर रही हूँ। तो उस वक़्त थोड़ा घरवालों को भी समझाना मुश्किल था और आस-पड़ोस वालों को सबको पता है कैसे होते हैं, वैसे ही मेरे सब अलग-अलग बातें बनाते बहू क्या कर रही है? क्या वीडियो डाल रही है? ये तो गलत हुँ, काम है वीडियो बनाना। अपना क्यों फ़ोटो डाल रही है? पब्लिक कर रहे हैं पब्लिक अपने हाँ, उनको। अपने आप को क्यों इस प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आ रही है? लेकिन उन सबको ये पता नहीं कि मैं अपना घर में रहकर काम कर रही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ और जो चीज़ मैं कर रही हूँ उसमें ऐसा कुछ गलत है ही नहीं।
तो उस टाइम बहुत कठिनाई रही है। इंटरनेट के लिए हम 10 किलोमीटर दूर भोपालगढ़ एरिया रहता, तो वहाँ ये जाते थे मेरे वीडियो हस्बैंड। कंप्लीट हाँ, होने के बाद में वहाँ हाँ। जाना पड़ता है। और ये मतलब अपलोड करने के लिए मेरे हस्बैंड को मैं वहाँ भेजती थी कि आप, मैं तो जा नहीं सकती। एक आपको तो हाँ। जैसे कि अब परिवार में मैं जाऊँ तकलीफ तो होती इनके है। साथ जाऊँ, चाहे ये अकेले जाए, तो वो बात सहमी है। तो मैं इनको भेजती थी कि आप जाओ, ये वीडियो कंप्लीट है, इसको अपलोड करके वापस आओ। और फिर धीरे-धीरे घर की छत के ऊपर एक डोंगल मैंने वो नेट पे। हाँ, इंटरनेट के लिए खेजड़ी पाड़ने के लिए जो अंकोड़ा यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर डोंगल लगा के वाईफ़ाई कनेक्ट करके हम ऐसे मतलब स्टार्टिंग में वीडियो डाले। सबसे ये आपके मुझे लगता है कुकिंग से भी ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट रहा होगा वो हाँ, आपके वीडियो अपलोडिंग से रिलेटेड नेट अपलोडिंग की में प्रॉब्लम आपकी बहुत बहुत। ज़्यादा रही। और ऐसे गांव में तो हरा धनिया भी नहीं मिलता, उसके लिए मतलब गाड़ी का तेल जलाकर भोपालगढ़ से जाकर लेकर आना, कुछ भी रेसिपी अगर। तैयार करते हाँ, समय। रेसिपी के लिए गरम मसाला चाहिए, वो भी दौड़ के लेके आओ। तो हर दिन रेसिपी का तो हर रोज सुबह उठते ही अब आज ये बनाना, इसमें ये हुँ। चाहिए, तो पहले भोपालगढ़ जाओ, फिर उसे इंटरनेट के लिए घर वालों से पैसे मांगो। तो बहुत डिफिकल्ट था। और मेरा चैनल एकदम से ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो डालने शुरू किए ग्रो कर गया, ऐसा भी नहीं था। मेरे 6 महीने में 100 सब्सक्राइबर हुए थे। तो उस टाइम अपने आप को सँभालना, अपने काम को सँभालना और साथ-साथ में घर वालों को सँभालना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी टिके रहे कि भई अगर शुरू किया है तो कुछ न कुछ सबका रिज़ल्ट मिलता है, हमारी मेहनत का आज नहीं तो एक दिन ज़रूर मिलेगा। टाइम भले ही लग जाए। टाइम भले ही लग जाए। तो ऐसे ही करते-करते मेरे 1.5 साल के बाद 7,000 साढ़े 7,000 रुपए फर्स्ट जो हमारी इनकम थी, वो आई थी। तब थोड़ा घरवालों को लगा कि ये 7,500 लेके आई है, तो इससे ज़्यादा भी एक दिन आएँगे। एक मैम एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा जब आपने कहा कि मेरी फर्स्ट सैलरी बहुत लेट आई थी। एक यूट्यूब में जो भी क्रिएटर्स हैं काम करते हैं वो शुरू तो करते हैं लेकिन शुरू करने के 3-4 महीने बाद में जब उनको व्यूज नहीं मिलते हैं सब्सक्राइब नहीं मिलते हैं तो बैठे रहते हैं अचानक सोच करके वो अपनी जर्नी को वही ना एंड कर लेते हैं। उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपने काम शुरू किया है और आपका इंटरेस्ट है, पहली बात तो हमें अपने काम पर भरोसा करना होता है कि तब हमारा काम हमारे ऊपर भरोसा करके हमें कुछ अर्निंग देगा। हमें विश्वास करना होता है कि नहीं, अब मुझे यही करना है। कई लोग क्या होते हैं, पार्ट टाइम में कुछ कर लिया। लक्ष्य एक होना चाहिए। हाँ, वो आपका मोटो होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। मैंने जब शुरू किया तो टाइम भले ही कितना लग जाए, लेकिन इसका कुछ न कुछ रिज़ल्ट हमें निकाल के लेके आना है। अब मैं 1 साल तक मैं काम करके अगर यूट्यूब को छोड़ देती, तो मेरे ज़िंदगी भर मेरे माइंड में यही डाउट रहता कि यूट्यूब पे पैसे नहीं आते हैं और जो भी बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। तो यही है कि आपको मतलब लंबे टाइम का पेशेंस और काम करने की अगर हिम्मत है, तो आप यूट्यूब पर भी सफल हो सकते हैं और किसी भी फ़ील्ड में। और हर फ़ील्ड मायने आप खुदरी मेहनत और टाइम तो देणो ही देणो पड़े, तभी जार बटू रिज़ल्ट मिलिया करे। आप जो समाज है हमारा हमारे समाज में एक विकृति पहले से चली आ रही है कि ये काम महिला नहीं कर सकती, ये काम महिला नहीं कर सकती, ऐसा हम जो भी काम होता है उस पे चलता है। और अगर पुराने समय से अगर हम चलते आए हैं और देखते आए हैं पढ़ते आए हैं उसमें कि हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज ऐसी कल्पना लंबे समय से की जा रही है। लेकिन आप ही अब वर्तमान दौर में ऐसा मानते हैं कि हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान है या उसमें महिला की कोई भागीदारी नहीं है या महिलाएं आज कुछ कर नहीं सकती हैं? जो ये पुरुष प्रधान का जो चल रहा है टेक, आप मानते हैं अभी भी वही है? अ हमारा देश क्या शुरू से ही पुरुष प्रधान देश रहा है और हुँ, कहा भी जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएँ भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, वो हर क्षेत्र में आज भी पुरुषों के बराबर चल रही है। लेकिन आज भी कहीं-कहीं ऐसा है, जैसे हमारे राजस्थान में भी देखा जाता है कि महिलाओं को थोड़ा कम पढ़ाया जाता है या फिर उनको बाहर भेजने में हिचकिचाहट सी पैदा हिचकिचाहट सी होती है। रहती है कि ये अगर बाहर गई या इनके साथ कुछ गलत हो गया, तो मतलब एक महिला जो परिवार की इज़्ज़त है वो एक महिला पे टिकी हुई होती है। अगर लड़का कुछ गलत करके आ जाए तो उनको ज़्यादा इतना नहीं बोलते घरवाले, आज भी है ऐसा, कहीं न कहीं है। ये चीज़ें क्या हम हमारे परिवार से ही बदल सकते हैं, हमारे घर से बदल सकते हैं कि इन चीज़ों को जितना काम बेटा करता है उतना बेटी भी कर सकती है। ये हमारी सोच हमें बदलनी होगी, घर से बदलनी होगी, अपने समाज से बदलनी होगी, तब जाके मुझे लगता है कि महिलाएँ भी वो बराबर काम कर पाती है, उनको भी वो हक मिल पाता है।
हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। अपने बेटी बेटे से वो कंपैरिजन करना छोड़ना होगा कि ये बेटा है तो ये कर लेगा, ये बेटी है तो ये नहीं करेगी। तो ये चीज़ें यहाँ से अगर हम कम करें तो सब जगह ये बदल सकती है। ये आपने अभी जो कहा कि आपको सोच चेंज करनी पड़ेगी, तो आजकल एक सामान्य हो गया है कि किसी छात्रा है या कोई लड़की है या कोई महिला है, उनको देख करके जिस तरह की मानसिकता अभी जो समाज में चल रही है, नेगेटिव एनर्जी जो चल रही है और कैरेक्टर को लेकर के भी चल रही है, तो इसमें वास्तव में बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए और मेरा मानना है कि महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं-कहीं होता है कि आज के मॉडर्न दिखने के चक्कर में मॉडर्न बनने के चक्कर में हम अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं और हम अपने आप को ऐसे पेश करते हैं कि हमारे भाई और पापा देखते हैं तो पता नहीं अब मैं भी सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसी महिलाओं को देखती है कि सच में ये यही धरती पे है या फिर कहीं दूसरी जगह से हाँ, है। कल्पना भी नहीं हाँ, हो रही है। कल्पना भी नहीं कर पाती कि ये ऐसे-ऐसे कंटेंट कैसे बना लेती है? क्या इस परिवार में कोई रोकने वाला है ही नहीं या फिर इसका परिवार भी नहीं है? कभी-कभी ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर और भी महिलाएँ हैं, बहुत अच्छी महिलाएँ हैं, जिनको देखकर बहुत सीखने को मिलता है और ऐसे भी हैं, तो मतलब अपवाद जो हर जगह पाए जाते हैं, हर तो वो क्षेत्र चीज़ें में हर हाँ, जगह हाँ, हर मिलेंगे। जगह तो वो इस महिला जाति को खराब करने वाली भी बहुत है और एक ऊँचे नया ओहदे आयाम भी तक देती है। आयाम पहुँचाने वाली भी बहुत महिलाएँ हैं। तो ये चीज़ें क्या हमारे घर से संस्कारों से ही बदली जा सकती है, इसका कोई दूसरा इलाज है ही नहीं। अगर हमारे बच्चों में हम शुरू से ही अच्छी चीज़ें सिखाएँगे तो वो बड़े होकर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे काम कर पाएँगे। आपको देखते हैं लोग और भी आपके जैसे और भी जो नारी शक्ति का प्रतीक है, महिला सशक्तिकरण का जो ताज़ा उदाहरण है। लेकिन अभी जो आपने बात कही थी अभद्रता को लेकर के और अपनी एक लोकप्रियता चमकाने के लिए जिस तरह से वो परिवेश बनाते हैं, जिस तरह का उनका पहनावा होता है और जिस तरह की उनकी कार्य प्रणाली होती है, वो हम भी देखते हैं और सब देखते होंगे। लेकिन उनके बीच में भी एक उदाहरण आपका नाम हम उसमें शामिल करते हैं। रूमा देवी जी का नाम भी हम शामिल करते हैं कि उन्होंने भी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर रहे हैं लक्ष्मी चौधरी जी और निम्बाराम जी के, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। आप आपकी संस्कृति को जीवित रखते हुए, आपके पहनावे को बढ़ावा देते हुए और परिवार के जो संस्कार है उनको कायम रखते हुए आपने आपका नाम कमाया है। लेकिन अभी ये सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में जो अभद्रता है, कपड़ों की जो वेशभूषा है, जिस तरह का पहनावा है, तो आप एक सामान्य वेशभूषा में भी अपना जो पहचान बना सकते हैं। बिल्कुल। और पहचान बना भी सकते हैं और एक अच्छा संदेश भी हमारे माध्यम से जाता है और हमारा फर्ज भी बनता है कि हम अगर पहले क्या होता था अगर एक कोई गलत आदमी है तो वो अपनी सोसाइटी तक या अपने गली तक ही सीमित रह पाता है। लेकिन आज के ज़माने में क्या सोशल मीडिया आने आने के बाद ऐसा है कि अगर वो सही आदमी है तो हर एक व्यक्ति तक पहुँच जाता है। दूर-दूर जो भी मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी पहुँच सकता है। अगर वो गलत भी है तो उसकी विचारधारा भी कहीं भी पहुँच सकती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारी वजह से अगर किसी एक आदमी को भी सीख मिल रही है, तो वो ऐसा ही कंटेंट बनाए, क्रिएटर होने के नाते। हुँ, हुँ। और ऐसा है कि आप कुछ गलत बोल के, कुछ गलत पहन के अगर आप वायरल हो जाएँगे, तो आप थोड़ा खुद का भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि आज मैं कर रही हूँ, मेरी भी फैमिली होगी, मेरा भी परिवार होगा, कल आने को वो वाले भी टाइम में वीडियो मेरे भी देखेंगे। बेटा-बेटी होंगे, तो वो चीज़ें क्या मुझे अच्छी लगेगी। अगर व आप क्रिएटर हैं, तो आप अपने आप को वहाँ रखें, अपने माँ-बाप की जगह रखकर अपने आप को अपने आप को एज़ ए मतलब देखने वाला दर्शक बन के देखें कि ये हाँ, कि मैं चीज़ें मेरा मुझे काम मैं अच्छी खुद लग रही है देखूँ तो किस तरह हाँ, किस लगेगा। तरह के लगेगा। तो अगर आपको सही लग रहा है तो कीजिए, वो आपकी आज़ादी है, उसपे कोई रोकने वाला है नहीं। लेकिन अगर जहाँ आपको तक हम माने कि आप काम ऐसा करो कि किसी का भी परिवार है वो साथ में बैठ के देख सके। बिल्कुल। उनको बीच में उठ करके इधर-उधर कहीं जाना इधर-उधर नहीं हाँ। पड़े। और वो लोग फ़ेमस होने के चक्कर में भगवान जाने क्या-क्या चीज़ें अपनाते हैं। वो हो सकता है आप थोड़े टाइम के लिए फ़ेमस हो भी जाएँगे, चंद पैसे भी कमा लेंगे। जो इज़्ज़त होती है वो आपको वो उसका कंपेयरिज़ आप पैसों से नहीं कर सकते। अब कितने भी पैसे कमा लें और आपका मतलब जब लोग आपको देखते हैं और वो मतलब अंगुली से दिखाते हैं कि ये वो है। तो ऐसे पैसे भी मुझे लगता है किसी काम के नहीं है। सम्मानजनक काम बिल्कुल, नहीं रहेगा फिर हाँ। आपका।
आपने आपका खुद का अभी एक प्रोडक्शन शुरू किया है सीधी मारवाड़ी के नाम से। आपने एक सोशल मीडिया पे अपना ऐप भी लॉन्च किया है और जहाँ बिल्कुल। तक हमें ध्यान में है 10,000 से अधिक लोगों ने आपके ऐप को डाउनलोड भी कर लिया बहुत कम समय में। ये भी हम एक बड़ी सफलता मानते हैं इस क्षेत्र में। आपने आपका जो प्रोडक्शन शुरू किया है वो बिल्कुल देसी अंदाज में और बिल्कुल देसी चीज़ों को आपने पूरा प्रोडक्शन आपका चल रहा है। हुँ। ऐसा भी होता है कि आप जब सफल हो जाते हैं उसके बाद में आपका रुझान शहर की तरफ होता है, बाहर के कामों की तरफ होता है। तो आपका ये कैसे ख्याल आया कि मुझे गाँव में रह कर के ही एक ग्रामीण क्षेत्र के लेवल के जो प्रोडक्ट हैं उनको तैयार करना चाहिए? आपका जो व्यवसाय है किस तरह आपने उसका सेटअप किया है? क्या उसमें है? बिल्कुल, जब मैंने यूट्यूब चैनल हिंदी में जब शुरू किया और वहाँ से मुझे लगा कि मुझे राजस्थानी भाषा में बनाना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई यूट्यूबर था ही नहीं। हुँ, और वहाँ पर जब मैंने शुरू किया तो उसके बाद हज़ारों महिलाएँ आई और वो अपना काम कर रही है। मुझे अच्छा लगा कि मुझे देखकर मुझसे इंस्पायर्ड होके अगर 2 लोग सीख रहे हैं या 2 लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, तो अच्छा है। जब मैं अपने यूट्यूब चैनल को अपने रूरल भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में लिख के गई, हुँ। तो वहाँ से अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका मिला और उनको समझने का, उसको एक प्लेटफ़ॉर्म पर प्रेज़ेंट करने का मौका मिला। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि जब ये चीज़ें जब ये चीज़ें प्लेटफ़ॉर्म पर इतना अच्छा वर्क कर सकती है और इससे लोग इंस्पायर्ड हो सकते हैं, तो जब मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन शुरू किया तो मुझे लगा जो हमारे पारंपरिक तरीके से जो खान-पान तो हम अब जैसे मैं यूट्यूब पे बनाकर सिखाती हूँ, लेकिन जो हमारे पारंपरिक तरीके से जो मसाले तैयार किए जाते हैं, हुँ। तो उसी चीज़ों को वो वापस उसी प्रोसेस से हम तैयार करेंगे और अपने जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन तक पहुँचाएँगे। तो वहाँ गाँव में ही मैंने पूरा सेटअप किया, मैं चाहती तो यहाँ शहर में भी कर सकती, लेकिन हुँ। मुझे लगता है कि गाँव में महिलाओं को रोज़गार की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इन चीज़ को मैंने खुद ने फेस की है। अगर उस टाइम मुझे कहीं न कहीं अगर गाँव में रोज़गार मिल जाता तो उस टाइम मुझे ज़रूरत थी और वहीं गाँव में अगर मिल जाता तो मेरे लिए इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो वो चीज़ें अगर मैंने फेस की तो मेरी तरह और भी महिलाएँ हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, वो काम करना भी चाहती है लेकिन कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियाँ हों कि वो बस शहर में आकर नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए मैंने गाँव में ही रखा ताकि वहाँ अगर मेरे साथ महिलाएँ काम करेंगी, गाँव की महिलाओं को रोज़गार मिलेगा और हमारे जो पारंपरिक तरीके से जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे घट्टी से जैसे मसाले पहले तैयार किए जो जाते हैं, घरों तो में जिस तरह हाँ, पहले किया उसी लो करते थे। आरपीएम पर हम हमारे मसाले तैयार करते हैं, जिससे मसाले हीट नहीं होते हैं। हुँ। मसाले अगर ज़्यादा गर्म नहीं होंगे, तो उसमें जो पौष्टिकता है, जो नेचुरलिटी है, बनी रहेगी। वो बनी रहेगी। द जो मिनरल वगैरह होते हैं, वो बने रहते हैं। ज़्यादा हीट अगर हम ऑयल को भी बहुत ज़्यादा गर्म करके निकालते हैं, जैसे बड़ी-बड़ी मशीनों से निकलता है या हुँ। मसाला वहाँ से ए प्रेशराइज़ ज़्यादा रहती है। प्रेशराइज़ ज़्यादा रहता है, वो बड़ी-बड़ी मसाला कंपनियाँ क्या करती हैं, वो 1 घंटे में 1-1 टन माल निकाल देती है। चाहे मिर्ची हो, धनिया हो, चाहे हल्दी हो। जितने भी हमारे पाउडर हाँ, हैं। हाँ, वो जितने भी पाउडर हैं, वो 1 घंटे में 1 टन माल निकलता है, तो आप सोच सकते हैं वो कितना हीट होता है। और हम जब मसाले तैयार करते हैं, वो 1 घंटे में 3 किलो या 4 किलो ही धनिया जो पीसा जाता है या हल्दी है, वो बिल्कुल लो आरपीएम पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो मसाला पीसा जाता है। वो इसी तरीके से अभी एकदम हाल-फिलहाल आपकी टीम में कितने व्यक्ति हैं, उनको जो अ आप काम कर रहे हैं, कितने लोगों को इससे रोज़गार मुहैया हुआ है? अभी तो ज़्यादा नहीं है, हम 15-20 लोग ही हैं जो गाँव में महिलाएँ हैं और यहाँ पे हमारे ऑफ़िस में महिलाएँ काम करती हैं। तो जैसे-जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मुझे लगता है हाँ, आने उनकी वाले संख्या बढ़ती फ्यूचर जाएगी। हाँ, उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी, उनको भी रोज़गार मिलेगा और एक अच्छी चीज़ आम जनता तक, लोगों तक हम पहुँचाएँगे। एक मैडम आप महिला हैं और हम कुछ सिचुएशन आप आपसे महिला से रिलेटेड भी ये लेना चाहते हैं कि अभी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं हम सभी समाजों में मान के चलते हैं। उनमें सबसे बड़ी बात तो हो रही है बाल विवाह की हो रही है। एक दहेज प्रथा को लेकर के हर दिन हम देखते हैं कि कहीं न कहीं घटना होती है कि दहेज के लिए किसी के साथ मारपीट होती है, किसी की हत्या तक कर दी जाती है या किसी के साथ मिसबिहेव किया जाता है। तो ये जो कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, इन ये रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। सरकारें अपनी तरफ से बहुत सारे एक्ट बनाए हैं, लेकिन अभी ये जो दहेज प्रथा का मामला है, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप इस दहेज प्रथा के बारे में क्या अपना विचार रखते हैं? क्या ओपिनियन है आपका? दहेज प्रथा के बारे में ऐसा है कि अगर हम हमारी बेटी को इतना काबिल बना देते हैं कि दहेज हुँ, देने की ज़रूरत भी ना पड़े हुँ, और
अब बेटी को इतना पढ़ा लिखा लेंगे, अगर वो कहीं अच्छी जॉब करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि अगले वाला कोई डिमांड करेगा कि मुझे इतना दहेज चाहिए। और ये चीज़ें हम हमारे घर से ही ख़त्म कर सकते हैं। जैसे हमारे बेटे के लिए हम मानते हैं कि इतना दहेज मिलेगा, इतना दहेज मिलेगा, इतना हम लेंगे, डिमांड रखते हैं। और बेटी के लिए हम चाहते हैं कि हमारे से कुछ ना माँगा जाए। तो ये हाँ, चीज़ें अभी हाँ, जैसे ये देश प्रथा वाला चला ना, तो इसपे 2 तरह के जो पक्ष खड़े हो गए। इसमें पुरुष की तरफ से भी पक्ष खड़े हो रहे हैं और महिला की तरफ से भी खड़े हो रहे हैं। पुरुष की तरफ से इस तरह खड़े हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आजकल ये डिमांड हो गई कि सामान्य बात करें तो 25 से 30 तोला स्वर्ण आभूषणों की डिमांड होने लग बिल्कुल। गई है। तो इसमें एक बड़ी राशि है वो खपत होती है स्वर्ण आभूषणों में। तो ये दो तरफ़ा मामला चल रहा है, तो इन दोनों पे रोकथाम होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये रोकथाम हम घर से ही शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी सरकार मुहिम चलाएगी या कुछ संस्थाएँ ऐसा कुछ करेगी, उनसे कुछ नहीं होगा। वो अगर 2 दिन बोल के चले जाएँगे या इस टाइप से जो भी सॉरी, इस टाइप से जो कुछ भी होता है, तो ये हम खुद चाहें ना तो बदल सकते हैं। मिल करके अगर हाँ, सब और अब बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर इन चीज़ों को हम बदल सकते हैं। बाकी इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कुछ दूसरा उपचार भी होगा। एक अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छे संस्कार दें, और एक अपने घर से अगर बहू लानी है तो बहू ही लेके आओ, उसके साथ दहेज की आप डिमांड मत रखो। और बेटी को अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो बेटी को ही दो, उसके साथ धन-दौलत देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि धन-दौलत तो वो अगर उसमें काबिलियत है तो वो फिर अपना आप बाद कमा में लेगी। अपने आप बिल्कुल। कमा हुँ। लेंगे। बाल विवाह बाल विवाह ऐसा है कि पहले के टाइम में बहुत छोटी उम्र में शादी की जाती थी, हुँ। लेकिन अब धीरे-धीरे मुझे लगता है समाज में बदल बदल रहे हैं, और हम देखते भी हैं, बेटी को पढ़ाया भी जाता है, और 20 18 या 20 की उम्र के बाद ही शादी की जाती है। अभी अभी गवर्नमेंट का भी एक ऐसा आ रहा ओपिनियन कि जैसे बाल विवाह हो रहे हैं तो कम उम्र में वो ससुराल जाते हैं और उनके बाद में जो लड़कियां हैं उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां बाल विवाह और कम उम्र जब उनका शरीर परिपक्व नहीं है उनकी शादी हो जाती है तो उनमें बहुत सारी ऐसी फ्यूचर में बीमारियां हैं पैदा होने लग गई है। तो इन पे सरकार को और बड़ा एक्शन लेना चाहिए या समाज को भी इसमें कुछ आगे पहल करनी चाहिए? समाज का ही है, सरकार तो बोलने से या कुछ नियम लागू करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सरकार में काम करने वाले ही समाज के ही लोग हैं, कोई हुँ। दूसरे नहीं है। और कहीं बाल विवाह होता है तो फिर अगर पुलिस आके कार्रवाई करती है तो वो भी उसी समाज से जुड़ा हुआ है ना, वो कितनी कार्रवाई कर लेगा या कुछ क्या कर लेगा, मुझे नहीं लगता है वो कुछ रोक पाएँगे। अगर हम बेटी को अच्छा पढ़ाएँ, और इन जो कुरीतियों से हैं, इनसे बाहर निकल कर हम खुद सोचें कि अगर ये बेटी कम उम्र में अगर ससुराल जाएगी तो इनके साथ-साथ क्या होगा? ये मतलब खुद अगर खुद सँभल जाए, उसके बाद उसकी शादी की जाए, तो उस खुद को बेटी को भी पता हाँ, होता खुद है कि अपने मुझे पैरों पे कि सक्षम हो हाँ, जाए। सक्षम हो जाए, तो उन खुद को भी पता होता है कि मुझे अब क्या-क्या करना है और कैसे रहना है। छोटी उम्र में उनको भेज देते हैं, उन खुद को भी नहीं पता, और जो उन छोटी उम्र में उन्होंने कई सपने देखे होंगे पढ़ाई के रिलेटेड और अपने फ्यूचर के बारे में, तो वो कहीं न कहीं दब जाते हैं। तो धूमिल हो जाते हैं डूम उनकी पूरी हाँ, मेहनत और सपने मेहनत ये सारे। हाँ, तो ये चीज़ें हम अपने घर से या समाज से ही बदल सकते हैं, और उन लोगों को समझा सकते हैं कि जो ऐसा काम करते हैं कि भई आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से इनके साथ फ्यूचर में क्या-क्या दिक्कतें आने वाली हैं। तो ये चीज़ें अगर हम फेस टू फेस किसी से बात करके समझाएँ तो हो सकता है कुछ बदलाव आए इसमें। आपने जो जर्नी आपने शुरुआत की स्टार्टिंग में यूट्यूब से आपने शुरू की और शायद उसमें आपको बहुत सारे ऐसे कुछ सुनने को भी मिले होंगे समाज से, परिवार से, रिश्तेदारों से बहुत कुछ, फिर भी आपने उन सबको फेस किया और फिर आप आगे काम करते रहे। काफ़ी कितना समय हो गया होगा हुँ, आपको यूट्यूब पे आए यूट्यूब हुए? पे मुझे 6 साल हो गए काम करते हुए। फिर पूरे और परिवार का कैसा इसमें अ समर्थन रहा? परिवार का तो मेरे जब पहली अर्निंग और इससे बीच जब मैंने शुरू किया तो घर वालों को जैसे-जैसे समझाया तो उनको थोड़ा बहुत लगा कि हाँ, ये काम कर रही है और कर लेगी। परिवार का तो सपोर्ट रहा ही है, तभी तक मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और ख़ास तौर से मेरा हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल रहा है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। एक आपके जो भी सब्सक्राइबर हैं उनका एक क्वेश्चन आया था मेरे पास में। उन्होंने ये कहा, हरसुख बेंदा नाम है उनका, कि मैडम के पिछले 3 महीने से यूट्यूब पे हमने कोई वीडियो नहीं देखी। काम बंद कर दिया यूट्यूब का या अपने बिज़नेस पे सेट हो?
कर लिया नहीं, या ऐसा कुछ नहीं है, काम बंद नहीं किया है। यूट्यूब पे वीडियोज़ रेगुलर आप सबको देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज़ कुछ हम नया शुरू कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो उसमें भी टाइम देना होता है। ऐसा नहीं कि हम है तो इंसान ही कि हमें भी 24 घंटे ही मिलते हैं। उस 24 घंटे में अगर मैं अपना काम पूरा यूट्यूब पे टाइम पूरा दूँगी, तो शायद मैं वो नहीं कर पाऊँगी। अगर उसको करना है, तो थोड़ा यूट्यूब को थोड़ा बीच में रुकना बीच पड़ेगा में थोड़ा? रोकना पड़ेगा। तो उस चीज़ को ये प्रोडक्ट लाने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए मुझे मतलब पिछले 4 साल से हम लगे हुए हैं। इसमें क्या हुआ हमने जब अब लोग बोल रहे हैं 4 साल कैसे लगे, इतना टाइम थोड़ी लगता है, लेकिन टाइम लगता है। मैंने जब ये मेरा दिमाग में आइडिया है कि मुझे अपने खुद के प्रोडक्ट बनाने हैं और एकदम नेचुरल प्रोसेस से तैयार करना है और आम लोग तक पहुँचाना है। तो जब मैंने सोचा और ये मैंने मुझे लगा कि इसकी हमें खुद की वेबसाइट अपनी खुद की बनानी चाहिए। हाँ, तो जिससे ऑनलाइन हाँ, डिलीवरी हो सके ऑनलाइन सब। और लोगों तक आप बात करने में और प्रोडक्ट पहुँचाने में आसानी रहेगी। तो मैंने किसी को काम दिया तो उस वक़्त एक ऐसा बंदा मिला जो टाइम भी खा गया और पैसे भी खा गया। अच्छा, दोनों चीज़ें ही हो गई। हाँ, और फिर मैंने वापस ये किसी जो दूसरे धोखे वाला काम है सब जगह चल रहा है, चाहे सब्ज़ी आप कोई सा भी व्यवसाय हो, चाहे बिल्कुल, राजनीति हो, मैं चाहे कोई नाम सा नहीं भी लेना क्षेत्र हो। चाहती कि वो कौन है। हुँ। फिर अभी मैंने आप आपके जो जितने प्रोडक्ट निकल रहे हैं, तो उसमें अभी मुख्य रूप से कौन-कौन से ये प्रोडक्ट है अ, जो आप तैयार कर रहे हैं? 3 प्रकार के तेल हैं, सरसों का तेल, हुँ, मूँगफली का तेल और तिल का तेल। और इसके साथ-साथ 3 प्रकार के मसाले हैं, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। हुँ। और इसके साथ हमारे जो राजस्थान की सूखी सब्जियाँ हैं, वो है और राजस्थानी कपड़े हैं, जैसे हम महिलाएँ जो अच्छा, पहनती मैं पोशाक जैसे है ये। मैंने पोशाक हुँ, पहन रखी है, वो इस टाइप से। तो ये हमारी सिद्धि मारवाड़ी की जो टैगलाइन यही है, प्रकृति और संस्कृति को समर्पित। अच्छा तो दोनों हम को, हाँ, प्रकृति बिल्कुल को, हाँ, संस्कृति को। संस्कृति को हाँ, इन दोनों को जोड़ के साथ में तो जो चल अभी रहे हैं। ऑर्डर वगैरह सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित शुरू हो हाँ, गई है हाँ, आपके? वो अब क्या किसी भी काम को ऐसे हवा में सोचने में और उसको धरातल लाने में बहुत रात-दिन समय का लगता है, बहुत डिफरेंट बहुत होता है। मेहनत भी अब चाहिए। हमने सोच लिया कि हम ये प्रोडक्ट लाएँगे, लेकिन जब रियल में हम जब फील्ड पे आते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमें कितनी मेहनत करनी होती है। तो ये चीज़ें मतलब पिछले 3 साल से हम चल रहे हैं और कर रहे हैं, तब जाके अभी हमारे हाथ में ये प्रोडक्ट आए हैं और आप सब लोगों तक पहुँच रहे हैं। नहीं, ये तो इसके लिए भी हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं कि आपका जो नया व्यवसाय है वो प्रगति करे और कौशल्या मैम से हमने बातचीत की बिल्कुल साधारण तरीके से बातचीत करी और जिस तरह के इन्होंने सवालों के जो उत्तर दिए हैं वो वाक़ई लाजवाब थे। समाज के बारे में जिस तरह की कुरीतियाँ हैं उनमें सुधार के लिए भी हमने इनके विचार लिए। अभी जो संस्कृति को बचाने की जो पहल चल रही है उनको लेकर भी हमने इनसे विचार-विमर्श किए। वर्तमान में जिस तरह की अभद्रता और जिस तरह की टिप्पणियाँ उन पर भी हमने चर्चा करी और जिस तरह के आजकल सोशल मीडिया पे जिस तरह के कंटेंट है और जिस तरह के पहनावे हैं उनमें सुधार से संबंधित भी हमने चर्चा करी और मैडम का जो यूट्यूब से लेकर के मास्टर शेफ का जो सफर था उस पर भी हमने चर्चा करी और बाकी जो भी चर्चाएं हम मैडम से कर सकें वो सारी चर्चाएं हमने इस वीडियो में करी। बहुत अच्छा हमारा एक सकारात्मक संवाद इस समय हुआ। आप सभी दर्शक भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आप मैडम से भी जुड़िए, इनके जो भी प्रोडक्ट हैं वो भी आप यूज़ कीजिए, आप भी उनका जो रिव्यू है मैडम को दीजिए और फिर हम एक नए वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ में फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।